Welcome to SST5 Learn, Understand, Excel. Subscribe our channel. शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले चैप्टर दैट इज डेमोक्रेसी, क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है डेमोक्रेसी, इट्स मीनिंग एंड फीचर्स। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy is originated from the two Greek words that is demos and kratos. Democracy बना है दो ग्रीक वर्ड से जो है डेमोस और क्रेटोस, where demos means people and kratos means power or rule. In short, it is the rule of the people. जिसमें डेमोस मतलब होता है जनता और क्रेटोस मतलब होता है शक्तियाँ। सिंपल भाषा में कहें तो डेमोक्रेसी एक ऐसी संस्था है जिसमें रूल और पावर, शक्तियाँ किसके पास होती हैं? जनता के पास होती हैं। जनता के ही पास सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, वही चूज़ करते हैं, वही रूल करते हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि हर एक लोगों की भावनाओं को एड्रेस किया जाता है, हर लोग के सोच को एड्रेस किया जाता है, जिसमें ये नहीं होता है कि कोई एक रूलर बन गया और वही अपना राज चला रहा है। डेमोक्रेसी में हर एक जनता को एड्रेस किया जाता है, उनके ग्रीवियंसेस को दूर किया जाता है। इन शॉर्ट, इट इज़ फॉर द पीपल, लोगों के लिए ही होता है और पावर भी लोगों के ही पास होता है कि वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। इन शॉर्ट, समरी में कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा राज करना, तो क्या सारी भीड़ चली जाएगी राज करने के लिए? नहीं। यही है डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत कि पावर सारी जनता के पास होती है। वो अपने वोट डाल करके, अपने पावर को यूज़ करके अपने बीच से एक रिप्रेजेंटेटिव जो उस काबिल होता है उसको चूज़ करती है, ताकि वो इक्वल नज़र से पूरी जनता को देख सके, इक्वालिटी को ध्यान रखते हुए, फ्रीडम को ध्यान रखते हुए देश को चलाए। In short, democracy is the rule by the people, where people elect their representative from their community, who addresses their grievances. Let's start the definition of the democracy from the famous US president, 16th US president basically, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने बहुत famous definition दिया है डेमोक्रेसी का। According to Abraham Lincoln, democracy is a form of government which is of the people, by the people and for the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जो कि जनता की है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। डेफिनेशन से साफ समझ में आ रहा है कि इसमें जनता की है, इसका मतलब है कि वो जो गवर्नमेंट है वो पीपल के बीच की है, जनता के बीच का है, जनता के द्वारा है इन द सेंस कि जनता ने उसे वोट डाल करके चुना है और जनता के लिए है, क्योंकि वो वहाँ बैठ करके जनता के लिए रूल्स और रेगुलेशन और बहुत सारे पॉलिसीज़ लाएगा जो कि पीपल के लिए है, पीपल वेलफेयर के लिए है। तो डेफिनेशन क्लियर होता है, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वेयर पॉइंट दैट इज़ टू बी नोटेड हियर इज़ ऑफ द पीपल, for the people, by the people. दूसरा यूनिट स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट यूनिट के दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्यों डेमोक्रेसी इतनी अच्छी संस्था मानी जाती है। पॉइंट्स आर गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, free and fair election, one person, one vote, one value, rule of law and constitutional limits, respect for fundamental rights, government accountable to the people, decision based on discussion and consultation. Let's start our first feature of democracy, that is ruler chosen by the people or ruler elected by the people, जिसमें जनता जो है वो रेगुलर इलेक्शन के थ्रू अपने रूलर को चूज़ करती है।
हर 5 साल पे इलेक्शन होता है। इसमें जो आम जनता है वो पार्टिसिपेट करती है, अपना वोट कास्ट करती है और रूलर या रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। People elect their representative through regular election. Moving toward our second feature of democracy, that is free and fair election. इलेक्शन कमीशन जो कि मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराने का। फ्री और फेयर मतलब क्या होता है? फ्री मतलब कि जो जनता है उनका पैसा नहीं लगना है इसमें वोट कास्टिंग में, और फेयर मतलब कि वो वोट अपना कास्ट करे पूरे फ्रीडम के साथ, उन पे कोई प्रेशर ना हो, उनको कोई डराया धमकाया ना जाए, कोई घूसखोरी के थ्रू ना वोट खरीदे। पीपल अपनी सोच, अपने दिमाग से अपने लीडर को चुने, जो कि सारा काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन कहाँ मेंशन्ड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका एकमात्र काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मीन्स सिटीजन्स शुड बी एबल टू वोट विदाउट फियर, प्रेशर, bribery or discrimination. Let's moving to our third feature of democracy, that is universal adult franchising. Universal adult franchising एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसको इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है। सिंपल भाषा में ये है कि जो भी कंट्री में एडल्ट हो चुके हैं, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, एनी कास्ट, एनी इकोनॉमिकल स्टेटस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वोट कास्टिंग में। जो भी एडल्ट हो चुका है एक कंट्री में, वो अपना वोट डाल सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, वेल्थ और एजुकेशन। सबके पास इक्वल मौका होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई जेंडर हो, कोई भी भाषा बोलता हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, सबके पास इक्वल मौका दिया जाता है। दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वेयर एवरी पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। इट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बहुत स्ट्रगल के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट बनाया गया था। फ्रांस वगैरह में जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसमें सिर्फ वेल्दी लोग ही वोट कर पाते थे, और सबसे बुरी बात यह है कि विमेन को राइट नहीं दिया गया था वोट का। जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाया गया तो सबको इक्वल मौका मिला अपने रूलर को चूज़ करने का। अब चलते हैं इंडिया के पास कि इंडिया में कौन सी एडल्ट फ्रेंचाइजी चलती है। तो इंडिया में है कि जो भी सिटीज़न 18 साल का हो चुका है और 18 साल के ऊपर का है, वो वोट कर सकता है। इन इंडिया एवरी सिटीजन एज्ड 18 years और above कैन वोट और कैन कास्ट देयर वोट। मूविंग टुवर्ड आवर फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में हमने ये देखा कि सबको इक्वल चांस मिलता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, रिलीजन, एनीथिंग, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सेम उसी फीचर से मिलता जुलता ये है कि जो भी वोट कास्ट हो रहा है उसका एक ही वैल्यू, सबका इक्वल वैल्यू ही होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं होता है। एक आदमी एक वोट करेगा, उसकी वैल्यू एक मानी जाती है, और ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल। व्हाट इज़ पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी ये है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, सबका वोट का वैल्यू वन होता है। Every citizen vote carries equal value. No person receives more voting power because of wealth, status, or position. It ensures political equality. Moving toward our fifth feature of democracy, that is the rule of law and constitutional limits. जो भी रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज़ किया, उनका काम होता है कि वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग काम करें, या फिर जो भी हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग काम करें। उसको वो वायलेट नहीं कर सकते, उसके कोर आइडिया को ही लेकर चलना होता है। और ये एक लीडर में ये खासियत होनी ही चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर रह के ही जनता
के लिए पॉलिसी बनाए, ना कि जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इक्वालिटी। तो यहाँ इक्वालिटी उनके पॉलिसी से नज़र आना चाहिए, फ्रीडम नज़र आना चाहिए। ये नहीं कि कोर वैल्यूज़ इक्वालिटी, फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, इस सब चीज़ों को बायकॉट करके कोई एक फेवरेबल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कोई पॉलिसी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो लीडर हम चूज़ करके भेजे हैं उनके पास यही लिमिट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉइंट्स दिए हैं और जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। Every government must have to function according to the constitution and the law. No ruler is above constitution and law. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है और लॉ के ऊपर नहीं है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उस पर कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। Because in India, constitution is at the top most and it is our rule of book. Moving toward our sixth unit of sixth feature of democracy, that is respect for fundamental rights. Respect for fundamental rights. Fundamental rights is mentioned in our constitution. Fundamental rights के कुछ features हैं जिसके according ही जो रूलर है वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उसका रिस्पेक्ट करके ही वो अपना पॉलिसी बना सकते हैं और वो 5 साल सरकार में रह सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो पीपल कैन ओवरथ्रो देयर क्राउन, वो कभी भी उनको उस तख्त से तख्ता पलट कर सकते हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। अगर इसको वायलेट किया गया तो ही इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव और उस पर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। अब मूविंग टुवर्ड फंडामेंटल राइट, Without protection of fundamental right, election alone cannot make a country democratic. सिंपल सी बात है कि अगर फंडामेंटल जो लोगों के अधिकार है अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो ये कैसी डेमोक्रेसी होगी। इलेक्शन से ही सिर्फ डेमोक्रेसी थोड़े हो जाएगी कि हाँ जनता ने चूज़ कर दिया तो दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। नहीं, उस रिप्रेजेंटेटिव को जनता के अधिकारों के बारे में ही सोचना होगा और उन अधिकारों के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनानी होगी। लेट्स सी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। Right to equality, right to freedom, right to against exploitation, freedom of religion, educational and cultural right, and the heart and the soul of constitution, which is called by the B.R. Ambedkar, that is constitutional remedies. Right to constitutional remedy is considered as the heart and soul of constitution by Dr. B.R. Ambedkar. Ambedkar मानते हैं कि constitutional remedies जो हैं वो heart और soul है constitution का। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बाद में चैप्टरों में बात करेंगे। अब मूव करते हैं अपने 7th फीचर पे, that is government accountable to the people. जो रिप्रेजेंटेटिव जनता ने चूज़ करके भेजा है वो उत्तरदायित्व है उस जनता के प्रति। वो उनके राइट्स को, अधिकार को वायलेट नहीं कर सकते हैं, उनको जवाब देना होता है। हर 5 साल पे जब इलेक्शन होगा तो जनता उनसे सवाल पूछेगी और उससे पहले भी पूछ सकती है, थ्रू मीडिया, थ्रू PIL, किसी भी तरीके से जनता के पास ये पावर होता है कि वो गवर्नमेंट को, लीडर को क्वेश्चन कर सके किसी भी पॉलिसी पे, किसी भी डिसीजन पे। और उस लीडर का काम होता है कि वो हर एक बात को एड्रेस करे और उसका जवाब दे। अकाउंटेबिलिटी हो पीपल के लिए। पीपल कैन क्वेश्चन गवर्नमेंट एक्शन थ्रू पार्लियामेंट, द मीडिया, कोर्ट एंड इलेक्शंस। Moving toward our 8th feature of democracy, that is decision based on discussion and consultation. अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके भेज दिए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे एक PM हैं, क्या PM अलोन किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं? क्या फाइनेंस मिनिस्टर अकेले सोच सकती हैं कि कंट्री का फाइनेंस किस तरीके से चलना चाहिए? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाने की बात कही गई है, जिसमें मिनिस्टर्स डिस्कशन और कंसल्ट करके जो IAS और PCS होते हैं उनसे कंसल्ट करके डिसीज़न लेती है और वही पॉलिसीज़ और वही
रूल व लोगों या जनता पर लागू करती है। और ये बहुत अच्छा फीचर है कि किसी एक के पास पावर नहीं होता है डेमोक्रेसी में, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि सब मिल करके ये डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है और किस चीज़ को लागू करना चाहिए। दैट इज़ डिसीजन बेस्ड ऑन डिस्कशन एंड कंसल्टेशन। Decision making process is based on collective conscience instead of individual. Individual cannot make decision in the democracy form of government. That's all for our features of democracy. Let's summarize. And what are the points that we have to remember in this chapter? Points to remember. पहला ये कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, फेमस डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. Features of democracy, that is elected ruler, free and fair election, universal adult franchisee, one vote, one value, protection of fundamental rights, rule by constitution, accountability of government and collective decision. That are the points that you have to remember and you have to write in your examination to score good marks. अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखे है तो ये सारे 8 पॉइंट होने चाहिए, तभी आपको सही मार्क्स मिलेगा और टोटल आउट ऑफ टोटल मिलेगा. आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा. प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड अगर आपको सच में लग रहा है कि ये हेल्पफुल है. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब आवर चैनल्स SST5, लर्न अंडरस्टैंड एक्सेल. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड.